गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है जे राजभाई ए जोदानी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस सूरत की ITAT ने डिसाइड किया। मैटर 19 फरवरी 2021 को डिसाइड किया गया और ये केस ITR ट्रिब्यूनल 86 शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 33 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 50C पर है। इस केस के अंदर असेसी ने अपने 2 प्लॉट्स बेचे थे जो कि सर्कल रेट से कम पे थे, लेकिन असेसी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर जो सेल कंसिडरेशन थी उसी को दिखाया था, सर्कल रेट को सेल कंसिडरेशन नहीं लिया था। असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने DVO को प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन रेफर किया, लेकिन वैल्यूएशन रिपोर्ट देर से आने की वजह से और केस टाइम बारिंग होने की वजह से असेसिंग ऑफिसर ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को सेल वैल्यू लेकर के असेसमेंट कर दिया। असेसी CIT अपील के पास गया जब तक DVO की रिपोर्ट आ चुकी थी और CIT अपील ने ITO को ये निर्देश दिया कि DVO की रिपोर्ट के मुताबिक जो है आप असेसमेंट करें, लेकिन असेसी जो है वो CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ITAT में गया। इस केस में जो सेल कंसिडरेशन थी और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन थी उसके बीच में जो डिफरेंस था दोनों प्रॉपर्टीज में वो 10% से ज़्यादा नहीं था। ये मैटर असेसमेंट ईयर 12-13 का है। असेसी को जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 50C के प्रोविज़ो में जो 5% और 10% का जो स्लैब दिया गया वो फाइनेंस एक्ट 2018 में 5% का दिया गया, जिसको 2020 में बढ़ा करके 10% कर दिया गया। जब कभी भी कोई ऐसा प्रावधान लाया जाता है जो असेसी के बेनिफिट के लिए होता है, तो चाहे वो कानून में ये लिखा हो कि वो प्रोस्पेक्टिव है, तब भी वो कानून जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होता है उस डेट से जिस डेट से ओरिजिनल सेक्शन लाया गया होता है। तो इसी का सहारा लेकर के ITAT ने ये डिसाइड किया कि हालांकि असेसी का जो असेसमेंट ईयर है 12-13 है और जो 5% का और 10% का जो स्लैब है, जो कुशन है जो असेसी को फाइनेंस एक्ट 2018 और 2020 के द्वारा दिया गया है वो असेसी को मिलेगा। और ITAT ने ये जो असेसी का असेसमेंट ऑर्डर था उसके अंदर ये निर्देश दिया कि जो एक प्रॉपर्टी के अंदर 9% का डिफरेंस था सेल वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन में, तो उस केस में भी ITAT ने ये निर्देश दिया कि सेल वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी के केस में भी जो डिफरेंस था सेल कंसिडरेशन में और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन में वो 6% था। तो दोनों प्रॉपर्टी के केस में ITAT ने ये निर्देश दिया कि असेसी की सेल कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 45 के लिए माना जाएगा और ITAT ने असेसी के फेवर में डिसीजन दिया। फ्रेंड्स, ये तो एक जनरल बात है केस की जो कि ITAT ने डिसाइड किया, लेकिन इस केस में जो महत्वपूर्ण बात और जो लॉ का पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि इफ एनी अमेंडमेंट इज मेड इन द एक्ट which is beneficial to the assessee, then it will be applicable from the date on which the original section was introduced into the act. 2018 में 5% का क्वेश्चन दिया गया, 2020 के अंदर 5% को बढ़ा करके 10% कर दिया गया। इससे पहले भी काफ़ी सारी ITAT ने असेसी को कुछ केसेस के अंदर थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, हालांकि वो कानून में नहीं था। तब भी जो है वो ITAT ने ये कहा था कुछ ट्रिब्यूनल्स ने कि यदि सेल कंसिडरेशन में और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन में 5 से 10% का जो वेरिएशन है तो उस केस में उस डिफरेंस को इग्नोर किया जाना चाहिए और असेसी के सेल कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन
माना जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आई think that this case is very important in dealing with those cases in which the amendment is made and some benefit is given to the assessee by the subsequent amendments, because those amendments are applicable from the date from which the original section is introduced into the statute. 50C असेसमेंट जो फाइनेंस बिल था वो 2003 से लाया गया था, इसलिए जो 5% और 10% का क्वेश्चन है वो 2003 से ही एसएससी को मिलेगा। ये इस केस का निष्कर्ष है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज जे राजभाई ए जोधानी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड दिस केस हैज बीन रिपोर्टेड बाय सूरत ITAT। थैंक यू फ्रेंड्स।